हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी में। और आज का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे जो हमारे मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन एज़ यूजुअल जो हम देखते हैं। फिर हम वन लाइनर देखेंगे। आज कुछ ज़्यादा वन लाइनर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, पर जो भी इम्पॉर्टेंट है वो लाए रखे हैं, ठीक है। फिर देखेंगे कि उत्तराखंड में क्या हुआ है कि मोटर व्हीकल जो टैक्स है में 15% और 50% तक की छूट दे दी गई है, ठीक है। जो BS1 और जो BS2 वाले जितने भी वाहन हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतलब ये इसमें उनमें क्या है 50% तक की छूट दे दी गई है, ठीक है। वो क्यों दे दी गई है? क्योंकि ये जो वाहन होते हैं ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसमें क्या करा गया है कि जो पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैप करके नए वाहन खरीदते टाइम आपको इतनी % की छूट देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पेपर 6 प्री के एस्पेक्ट से तो इम्पॉर्टेंट है ही थोड़ा बहुत, लेकिन मेंस के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार ऐसे कौन से कदम उठा रही है जिससे पर्यावरण को क्या किया जाए, पर्यावरण प्रदूषण को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो एज एग्जाम्पल के रूप में आप इसको कोड कर सकते हैं अपने मेंस आंसर में, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो विज़न 2026 है, ठीक है। ये उत्तराखंड के जो हमारे CM हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके द्वारा बोले गए कुछ बातें हैं वो हमारी सोशल सिक्योरिटी गवर्नेंस वाले पोर्शन से इम्पॉर्टेंट है। उत्तराखंड के एस्पेक्ट में अगर पेपर 5 देखें और प्री देखें तो वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ तक कि GS पेपर 2 के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपने GS पेपर 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात करें या भारतीय गवर्नेंस के बारे में बात करें तो वहाँ पे के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल के रूप में आप इसको कोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर होटल इंडस्ट्री के बारे में है तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो होटल इंडस्ट्री है और जो वहाँ पर बिजली दी जाती है, जो वहाँ पर बिजली का शुल्क है वो कम किया गया है, उसमें थोड़ा रियायत दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है ये। और पेपर 5 और पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है। फिर भारत में थोड़ा कर सुधार है, GST के बारे में है। आज हम GST परिषद के बारे में भी पढ़ लेंगे और IMAC कॉरिडोर के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है। तो ये पेपर 3 और पेपर 6 और इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। मतलब GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कौन? IMAC, ठीक है। और प्री के एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है कि IMAC कहाँ से होकर गुजरता है। फिर साइंस एंड टेक में आज एक बेहतरीन न्यूज़ आई है कि जो 2030 तक सभी स्मार्टफोनों को क्या किया जाएगा कि सैटेलाइट से जोड़ा जाएगा। यहाँ पर जो हमारे दो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमको क्या देते हैं, सीधे ही इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं सैटेलाइट से स्मार्टफोन पे। एक तो स्टारलिंक है, वो आप सभी को पता होगा, एलोन मस्क का स्टारलिंक। और दूसरा जो हमने अभी परसों एक उपग्रह छोड़ा था, क्या था? ब्लूबर्ड 6, ठीक है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 6 वो भी यही काम करता है कि जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट थी। तो आप इसको GS पेपर 3 साइंस एंड टेक और GS पेपर 1 तो नहीं, यहाँ पर गलती है, सॉरी, और प्री के एस्पेक्ट से भी इसको आप देख सकते हैं। फिर आज मैप इन न्यूज़ में देखेंगे ईरान को, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज जो हम देखेंगे बिम्स्टेक को, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें हम रीजनल संगठन की बात कर रहे थे। सार्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अब हम देखेंगे ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स नहीं, बिम्स्टेक के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो बिफोर वी बिगिन सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, टारगेट यूकेपीएससी सर्च करना है, आपको ये आइकन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। आने वाले टाइम में बहुत सारे लिंक्स, बहुत सारे PDFs, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक जो कंटेंट होगा वो यहाँ पर डाला जाएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहले जो कल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि विष्णुप्रयाग पीपलकोटी में क्या हुआ, एक हादसा हुआ है। तो वो जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो वो है अलकनंदा नदी पर निर्माणाधीन है। तो इसका C ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। फिर जो दूसरा ऑप्शन है कि उत्तराखंड में सेब और अन्य शीतोष्ण फलों के उत्पादन के लिए आवश्यक चिलिंग आवर्स की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर होना और शीतकालीन वर्षा और बर्फबारी का अभाव। तो ये पूछा जा सकता है कि इस बार तो ये 100% मुझे लगता है कि ये टर्म आएगा ही आएगा, चिलिंग आवर्स का टर्म, ठीक है। ये कितने दिन की घटना होती है? तो 25 डेज की क्या होती है, घटना होती है, ठीक है। सेब को पकने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है चिलिंग आवर, यहाँ तक कि रवि क्रॉप्स को पकने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है,
ठीक। फिर ऑपरेशन कालनेमी के बारे में था कि जो कालनेमी जो हाल ही में उत्तराखंड समाचारों में था, उससे किसका संबंध है? तो धर्म की आड़ पे अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने क्या चलाया था? ऑपरेशन कालनेमी ऑपरेशन चलाया था। ठीक। फिर ये कल एक इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा टर्म्स जो मुझे कल के अखबार में लगा था वो था गॉल्डिलॉक्स। आर्थिक स्थिति का क्या अर्थ है? तो इसमें क्या होता है कि उच्च विकास दर होती है लेकिन कम महंगाई होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक। फिर एक क्वेश्चन ये था कि हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित जास्कर पोनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? तो जो अभी रिपब्लिक डे होगा ना, रिपब्लिक डे जो 26 का होगा, 26 जनवरी 2026 का होगा, जो उसमें ये देखने को मिलेगा आपका जास्कर पोनी। तो ये क्या है? यह लद्दाख की एक दुर्लभ और स्वदेशी नस्ल है जिसका उपयोग सियाचिन जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किया जाता है, यह होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षित प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो यह सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, तो ये गलत है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। ठीक, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है यह 500 मीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, ये सही है। और तीसरा है यह स्वदेशी मिसाइल है, तो इसका 2 और 3 क्या होंगे? सही आंसर होंगे, तो इसका ई ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो हमने S350 वित्सिया के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, और ये क्या था? सैम थी ये। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल थी ये, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल थी 350 वित्सिया, और जो प्रलय थी वो क्या थी? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, तो ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ यही था। S350 वित्सिया क्या है? तो ये सतह से हवा में, मतलब सैम है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन। फिर है गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो एक श्रम बाजार जो कि फ्रीलांस और अल्पकालिक उपबंधों की विशेषता है, तो इसी को क्या कहते हैं? गिग इकोनॉमिक गतिविधि कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन था कि हाल ही में समाचारों में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये क्वेश्चन। ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन है। ठीक है, पहला है ग्लोबल AI समिट 15 फरवरी 2026 को मुंबई में, ना बल्कि दिल्ली में होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। भाषणी MIT की एक पहल है जिसका उद्देश्य 22 भारतीय भाषाओं में डिजिटल डेटा की पहुंच आसान बनाना है, तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। अर्नेस्ट एंड यंग के अनुसार 2030 तक जेनरेटिव AI से भारत को 438 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा, तो ये भी सही है। तो इसमें 2 और 3 ऑप्शन सही है, तो इसमें ए ऑप्शन क्या है? सही है। इसमें ए ऑप्शन गलत है। जो AI समिट होगा वो दिल्ली में ना होकर कहाँ पर होगा? सॉरी, मुंबई में ना होकर कहाँ पर होगा? दिल्ली में होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखना, ये आने वाले एग्जाम में आपको जरूर दिखने को मिलेगा। फिर वन लाइनर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे ये लगी कि भारतीय शतरंज जो सितारे हैं कोनेरू हम्पी और अर्जुन एरिगेसी, इन्होंने क्या जीता है कि फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतकर इन्होंने भारत की वैश्विक शतरंज ताकत दिखाई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिडे का जो रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है वो किसने जीता है? तो वो कोनेरू हम्पी ने जीता है और अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है इसमें? तो कांस्य पदक जीता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो वन लाइनर फैक्ट है वो है स्मृति मंदाना अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय और विश्व की चौथी खिलाड़ी बनी। देखो, जो दूसरी भारतीय ना, तो पहली भारतीय कौन है? तो मिताली राज जी हैं। ठीक है, मिताली राज, तो इन्होंने पहली बार क्या बनाए थे? 10,000 रन बनाए थे। ठीक है, लेकिन दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन हो चुकी हैं? तो स्मृति मंदाना हो चुकी हैं। ठीक है, तीसरा है इजराइल ने घोषणा की है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल प्राइज फॉर पीस दिया जाएगा, जो किसी गैर इजरायली को दिया जाने वाला पहला सर्वोच्च सम्मान है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने तो जो अभी जो फीबा का नोबेल प्राइज़ भी डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है, उन्हें नोबेल प्राइज़ और इन प्राइज़ों से और चापलूसी से इतना लगाव है कि वो कुछ देश उनको खुश करने के लिए कुछ भी कर जा रहे हैं। पाकिस्तान जैसा देश उनको खुश करने में बहुत अच्छा रहा है, मतलब इस मामले में। ठीक है, चापलूस में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। खैर, फिर
उत्तराखंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है मोटर व्हीकल टैक्स में 15% से 50% तक की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से भी देख लीजिए और फिर मेंस के एस्पेक्ट से भी देख लीजिए कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो योजना का उद्देश्य क्या है कि पुराने वाहनों को हटाना और पर्यावरण अनुकूलन नए वाहनों को प्रोत्साहित करना है। टैक्स की छूट सीमा क्या है, तो मोटर व्हीकल टैक्स में 15% से 50% तक की क्या है, छूट है। शर्त क्या है कि यह छूट तभी मिलेगी जब आप उसी श्रेणी का नया वाहन खरीदेंगे जो पुराने का स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाएंगे जब आप। ठीक है, फिर क्या है कि विशिष्ट छूट क्या है कि निजी वाहनों पर कितनी परसेंट की छूट है, 25% की छूट है। कॉमर्शियल वाहनों पर कितनी परसेंट की छूट है, 15% की छूट है। और BS1 और BS2 के श्रेणी सबसे पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों में कितनी की छूट है, तो 50% की सर्वाधिक छूट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मेंस के एस्पेक्ट से आप अगर देखें और केस स्टडी के एस्पेक्ट से आप इसको एग्जाम्पल के रूप में क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं कि उत्तराखंड एवं पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण में क्या है, उत्तराखंड में बढ़ते वायु प्रदूषण या पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कौन सा कदम उठाया गया है, तो आप इस कदम को लिख सकते हैं वहाँ पर। राज्य सरकार पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की नीति के माध्यम से BS1 और BS2 जैसी ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर क्या कर रही है, ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ग्रीन मोबिलिटी क्या है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ग्रीन मोबिलिटी क्या है। तो ग्रीन मोबिलिटी यही है कि जो पुराने वाहन हैं जो ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं उनकी जगह क्या कर रहे हैं, उनको स्क्रैप करके उनकी जगह हम वही श्रेणी के क्या करेंगे, नए वाहन देंगे। तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, जो नए वाहन है BS6 के वाहन है। ठीक है, और जो अब तो E20 वाहन भी आने लगे जो इथेनॉल ब्लेंडिंग 20 है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है दूसरा है कि आर्थिक विकास एवं राजस्व। तो केंद्र राज्य संबंध का यहाँ पर अच्छा तालमेल देखने को मिलता है कि राज्य को केंद्र सरकार से 50 करोड़ रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह पूंजीगत सहायता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोर्ट है। और ये अच्छा एग्जाम्पल है किसमें, कि जो हमारे ग्रीन मोबिलिटी की और बढ़ने के लिए। ठीक है, ग्रीन मोबिलिटी की और बढ़ने के लिए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा मतलब यहाँ पर इसका एक सब पॉइंट है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, इससे राज्य में नई गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। तो एक बात तो आप याद रख लो कि जब भी ऑटोमोबाइल सेक्टर किसी भी देश का अगर प्रगति करता है तो उस देश का जो आर्थिक गतिविधि होती है ना वो 2x की स्पीड से चलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब वहाँ के देश में रहने वाले लोगों के पास क्या है, धन इतना पर्याप्त है कि लोग क्या कर पा रहे हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर को अफोर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा है शासन और नीति क्रियान्वयन में क्या है, तो स्क्रैप सर्टिफिकेट की अनिवार्यता और डिजिटल रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि सरकार कैसे प्रक्रिया को व्यवस्थित कर रही है, मतलब रेगुलेटेड कर रही है लगातार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लिए एक MCQ है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर करेंगे। कभी कभी लोग करते हैं, कभी कभी नहीं करते, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो अब करेंगे वो बहुत बढ़िया बात होगी। ठीक है, फिर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है कि होटल उद्योग उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ऑफ सीजन में बिजली की फिक्स्ड चार्ज में इनको क्या मिल गई है, छूट मिल गई है। तो इसको मुख्य परीक्षा पेपर 6 से आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड विशेष में मतलब अर्थव्यवस्था से और पर्यटन से इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि पर्यटन क्षेत्र की क्या चुनौतियाँ हैं, तो उत्तराखंड में मौसमी पर्यटन क्या है, मौसमी है, सीजनल है। मतलब 4 धाम और पहाड़ी क्षेत्रों में होटल 6 महीने ही चलते हैं, लेकिन उन्हें बिजली का फिक्स चार्ज पूरे साल भर देना पड़ता है। इससे क्या होता है कि यह पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब सरकार क्या कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रही है, तो सरकार को अब ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे। सरकार द्वारा होटलों को ऑफ सीजन में फिक्स चार्ज में छूट देना राज्य के निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक कदम है। मतलब सर्विस सेक्टर सपोर्ट के एक अच्छा एग्जाम्पल है। आप इसको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। जब भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आएगी तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस फिक्स्ड चार्ज का एग्जाम्पल आप वहाँ पर कोड कर सकते हैं। फिर औद्योगिक समानता क्या है, तो जो राइस मिल है या टी इंडस्ट्री है इनको पहले ही क्या दी है, सरकार ने 70% की छूट दी है। अब होटलों को भी इनमें शामिल करना राज्य की नीतियों में समानता को दर्शाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछता है कि सरकार द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए जाते हैं जो इंडस्ट्रियल प्रायोरिटी को क्या करते हैं, दिखाते हैं, मतलब औद्योगिक समानता को दर्शाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको कोड कर सकते हैं कि जैसे पहले राइस मिल और
और टी इंडस्ट्री में 70% की सरकार ने छूट करी थी, वैसे ही अब सरकार ने उद्योग सेक्टर के जो होटल वाला उद्योग है उसमें भी सरकार ने क्या कर दिया है, फिक्स चार्ज वाली बात कर दी है। ठीक है, फिर पहाड़ी अर्थव्यवस्थाओं में क्या है कि पहाड़ों में जैसे टिहरी हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल, मुनस्यारी हो गया कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर करती है। यदि होटल उद्योग घाटे में रहेगा तो रोजगार प्रभावित होगा और सरकार का यह कदम रोजगार को बचाने का प्रयास करता है। तो कैसे पहाड़ी अर्थव्यवस्था में सरकार के कदम इंपॉर्टेंट है, जो सरकार द्वारा लिए गए स्टेप हैं वो किस हिसाब से पहाड़ी अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वहाँ पर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो न्यूज़ इतनी ही थी और ये मेंस के एस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करा दिया है। फिर है विजन डॉक्यूमेंट 2026। तो ये पुष्कर सिंह धामी द्वारा बोली गई कुछ बातें हैं। तो ये आप पेपर 5 और 6 उत्तराखंड विशेष और पेपर 3 पॉलिटिक गवर्नेंस और पेपर 1 मतलब ज्योग्राफी और पेपर सॉरी पेपर 3 होगा ये इकोनॉमी और पेपर एक या ज्योग्राफी फिर सुशासन एवं प्रशासनिक सुधार पेपर 3 और पेपर 6। ठीक है, मतलब पेपर 6 किसका, उत्तराखंड स्पेसिफिक का, और पेपर 3 किसका, जो आप ये पेपर 2 होगा। ठीक है, सुशासन और प्रशासनिक सुधार। तो इसमें टॉपिक है ई गवर्नेंस और भ्रष्टाचार निवारण। तो उपयोग क्या है इसका, तो उत्तराखंड सरकार ई गवर्नेंस को अनिवार्य रूप से लागू कर रही है और डिजिटल फाइल सिस्टम व ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। की फेजेस क्या है, समयबद्ध डिलीवरी और जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। ठीक है, किसके माध्यम से, ई गवर्नेंस के माध्यम से। ठीक है, फिर दूसरी बात इसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कनेक्टिविटी। तो आप इसको जीएस पेपर 3 से और जीएस पेपर 6 से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक क्या है, परिवहन और रणनीति महत्व। तो जैसे ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल परियोजना चल रही है और 4 धाम ऑल वेदर रोड बन रही है। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक सड़कें, यह बिंदु आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं। फिर जो सरकार की क्या है, सामाजिक मुद्दे और महिला सशक्तिकरण पे, जैसे आप इसको ऐसे में भी और पेपर 2 सोसाइटी में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय, यहाँ पर यूसीसी की बात कही गई है। यूसीसी दिवस कब मनाते हैं, तो 27 जनवरी को क्या मनाते हैं, यूसीसी दिवस मनाते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, कल हमने यूसीसी के बारे में भी थोड़ा पढ़ा था। ठीक है, फिर लखपति दीदी योजना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड में कब से लागू हुई थी, तो 2022 से, और सेंटर में कब से लागू हुई, तो 2023 में। ये कहाँ पर सेंटर में लागू हुई, 2022 में उत्तराखंड में ये लागू की गई है। ठीक है, एसएचजी मतलब जो लखपति दीदी योजना है और जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो इसमें क्या होता है कि ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना है और 1.25 लाख महिलाओं को क्या बनाने की बात कही गई है, इसमें लखपति दीदी बनाने की बात कही गई है। फिर कृषि और आर्थिक विकास में जीएस पेपर 6 इकोनॉमी, उत्तराखंड की इकोनॉमी से आप इसको सीधे कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे किस टॉपिक से कर सकते हैं कनेक्ट, तो पहाड़ी कृषि और किसानों की आय से आप इसको सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। उपयोग में क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आय बढ़ाने के मॉडल हैं ये। पॉली हाउस हो गया, उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे कीवी और सेब के लिए सरकार क्या बना रही है, नीतियां बना रही है। अब जब आपके पास निबंध आएगा, जो और निबंध किस चीज़ में आएगा कि विकसित उत्तराखंड आएगा या उत्तराखंड @ 2026 आता है, तो आप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 4 मूल मंत्र दिए गए हैं, आप इसी में अपना ऐसे को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। जैसे सुशासन पे, गुड गवर्नेंस पे, ठीक है, संसाधन पे मतलब रिसोर्सेज में, सामाजिक सुधार मतलब सोशल रिफॉर्म में, और स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या कर सकते हैं, आप इसको कोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब बढ़ते हैं आगे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले आज आया था आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये एक तो ये फुल फॉर्म ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ई से एम से पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है। तो मिडिल ईस्ट कौन से देश होते हैं, तो ये देश क्या हैं, मिडिल ईस्ट के देश हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो मुंबई है इसको सीधे जोड़ा गया है यूएई से। यूएई से बाद यहाँ पर सऊदी अरेबिया से होके किससे जोड़ा गया है, इजराइल से जोड़ा गया है, और इजराइल से सीधा ग्रीस को जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या है, यूरोपीय यूनियन है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से सामान कोई जाएगा तो इस रास्ते से कनेक्ट होकर हम क्या कर सकते हैं, यूरोप के साथ आयात निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़ा सा इसमें एक बात आई थी कि जो हमारे सर्जियो गोर हैं, वो क्या है, भारत में अमेरिका के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो बस यही था इसमें। ठीक है, आईएमएफ कॉरिडोर में थोड़ा आप यहाँ पर देख लो कि आईएमएफ कॉरिडोर कहाँ किस किस को जोड़ता है। देखो, भारत को जोड़ता है, यूएई को जोड़ता है, फिर किसको, सऊदी अरेबिया को जोड़ता है, सऊदी अरेबिया के बाद इजराइल को जोड़ता है, और इजराइल के बाद ग्रीस को जोड़ता है। यहाँ सीधा ये कहाँ पहुँच जाता है, यूरोपीय यूनियन में, मतलब यूरोप वाले कॉन्टिनेंट में
पहुंच जाता है। ठीक है, फिर भारत में कर सुधार की बात कही गई है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि जीएसटी लगातार क्या हो रहा है, इसमें लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये महीने के आंकड़े हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है जीएसटी परिषद। तो जीएसटी परिषद क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत के तहत किया गया है। संशोधन कौन सा किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है इसको। ठीक है, फिर गठन क्या है, तो इसका गठन किसने करा है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संरचना क्या है, काउंसिल में केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधित्व होते हैं। इनमें एक अध्यक्ष होता है और इसका अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। देखो कई बार ये क्वेश्चन ना, एक बार मैंने इसको गलत करा था कि जो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वहाँ पर आरबीआई के गवर्नर भी आया था एक ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कई बार लोग इस पे टिक कर देते हैं, मतलब मैंने भी इस पे टिक किया था, पर आप याद रखना कि जो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसमें सदस्य कौन होता है, तो केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त, मतलब जो उससे जुड़े होते हैं, और सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री या कर मंत्री इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो सभी राज्यों के तो वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं, लेकिन जो क्या है, जो केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें विधानसभा है उनके भी क्या होते हैं, यहाँ पर वित्त मंत्री शामिल होते हैं जीएसटी परिषद में। इसके कार्य क्या होते हैं, तो टैक्स स्लैब बनाना, अभी टैक्स स्लैब 5%, 0, 5, 12, 18 और 28%। ठीक है, फिर छूट किन वस्तुओं में जीएसटी में से बाहर रखा गया है, फिर कानून है, फिर थ्रेशोल्ड लिमिट है, और फिर पेट्रोलियम उत्पाद में जीएसटी आती है या नहीं आती, मतलब कितना दायरे लगेगा, कब। अभी तो ये बाहर रखा गया है। ठीक है, इससे किससे, पेट्रोल डीजल को क्या कर रखा गया है, जीएसटी से बाहर रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लिए एमसीक्यू है, आप इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 2030 तक स्मार्टफोन सीधे किससे जुड़ेगा, सैटेलाइट से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है, वर्ष मतलब 2030 तक क्या है, स्मार्टफोन सीधे सैटेलाइट से जुड़ेगा। और 6G पेटेंट दाखिल करने में खुद को भारत ने क्या कर दिया है, शीर्ष 6 देशों में शामिल कर दिया है। ठीक है, तो जो जितनी भी सैटेलाइट होती हैं वो लोअर अर्थ ऑर्बिटल में होती हैं। ठीक है, तो जैसे स्टारलिंक हो गया, आप इनको याद रख लो, स्टारलिंक हो गया, ब्लूबर्ड 6 हो गया, ब्लूबर्ड 6। ठीक है, ब्लूबर्ड 6 बोलो चाहे ब्लॉक 6 बोलो। ठीक है, तो ये दोनों ही अभी ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो क्या करेंगे, ऐसे सैटेलाइट वाले इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है कि 6G और सैटेलाइट कनेक्टिविटी उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्व है इनका। ठीक है, कैसे कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र, यह तकनीक पहाड़, जंगल और समुद्र में भी काम करेगी जहाँ टावर नहीं लग सकते। उत्तराखंड का अधिकांश भूभाग क्या है, पहाड़ी है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी ना जो वो होते हैं, जो सस्ते सरकारी गल्ले की दुकान नहीं होती, जिसको क्या बोलते हैं, जो जिसमें राशन मिलता है हमको। ठीक है, तो राशन मिलता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट, देखो ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या हुआ था, मैंने एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि लोगों को दूर दूर जाना पड़ रहा है और वहाँ पर क्या हो रही है, EKYC हो रही है। ठीक है, नो योर कस्टमर होता है इसका मतलब, KYC का मतलब क्या होता है, ये कई बार कंप्यूटर में आ सकता है आपके पास, नोन योर कस्टमर होता है इसकी फुल फॉर्म। तो यहाँ पर क्या बोला गया था कि यहाँ पर EKYC करवाने के लिए बात कही गई थी, तो कई जगहों में तो इंटरनेट ही नहीं है, तो लोग एक पहाड़ी से छोड़ के दूसरी पहाड़ी में जा रहे हैं अपना EKYC करवाने के लिए। कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, अब सरकार तो क्या कर रही है, देहरादून में बैठ के बना दे रही है कोई नीति, है ना, और उसको जब धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो जब जो दुर्गम वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं, तो जब इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं तो लोगों को क्या करना पड़ रहा है, 3-4 पहाड़ी आगे करना पड़ रहा है EKYC। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें ना इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लूबर्ड 6 हो गया, स्टारलिंक हो गया, कैसे आप इसको उत्तराखंड के विकास में कनेक्ट करते हैं, ये आपकी कला और रचनात्मक आंसर को दिखाएगा बाद में जब आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को अपने ध्यान में रखो। ठीक है, और जो टारगेट UKPSC है वो यही काम कर रहा है आपके लिए लगातार, तो आपको ये करना है कि सब्सक्राइब करना है लगातार इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और ख़ुद भी देखो और ज्ञान अर्जन लो। ठीक है, वन लाइनर पढ़ के तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो 6G तकनीक उत्तराखंड के सीमावर्ती गाँव में संचार सुधारने में क्या होगी, गेम चेंजर साबित होगी। फिर आपदा प्रबंधन में क्या होता है, देखो हमारा राज्य तो पूरा आपदा प्रबंधन, आपदा वाले प्रोन में आता है। तो आपदा प्रभावित इलाकों में जहाँ टावर की कमी है, मतलब जहाँ टावर नहीं लग सकते, वहाँ सैटेलाइट से सीधे मोबाइल सिग्नल मिलेगा। ठीक है, उत्तराखंड में भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ जैसे केदारनाथ की आपदा है के दौरान संचार व्यवस्था क्या हो जाती है, ठप हो जाती है। ऐसे में यह तकनीक बचाव कार्य मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जीवन रक्षक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
फिर आज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, बिम्स्टेक के बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये कई बार पूछा जाता है सीधे सीधे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक। तो आपको याद होना चाहिए कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें कुछ सीधे क्वेश्चन है, जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 6 जून 1997 में की, ठीक है। कौन से डिक्लेरेशन तो हुई थी, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी। इसका जो सचिवालय है वो कहाँ है, ढाका बांग्लादेश में है। इसमें अभी टोटल कितने देश हैं, तो 7 देश हैं। वर्तमान महासचिव कौन है, तो इंद्रमणि पांडे हैं, भारत के ही हैं, ठीक है। सदस्य देश कौन है, तो इसमें एक एक्रोनिम को आप याद कर लो, MBBS NIT, ठीक है। MBBS में कौन है, तो सबसे पहले होगा MBBS में, देखो इसमें देखो वैसे तो हैं 5 देश, तो दक्षिण एशिया के हैं, 2 देश हैं दक्षिण पूर्व के। तो M फॉर यहाँ पर म्यांमार है, B फॉर बांग्लादेश है, B फॉर फिर भूटान है, S फॉर क्या है, S फॉर है श्रीलंका है, N फॉर क्या है, नेपाल है, I फॉर क्या है, I फॉर है अपना क्या इंडिया है, और T फॉर है थाईलैंड। तो ये हो जाएगा भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो ये तो दक्षिण एशिया के हैं, और 2 क्या हैं दक्षिण पूर्व एशिया के हैं, तो म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पाकिस्तान नहीं है, सार्क वाले, जैसे मालदीव भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर बिम्स्टेक के उद्देश्य क्या है, तो क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। देखो कोई भी अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का आता है कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आप इनको भी लिख के आ गए ना, तो वो लगभग घुमा फिरा के वही ऑब्जेक्टिव होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, कि क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना, परिवहन और संपर्क को बेहतर बनाना, जैसे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। फिर आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करना, कृषि प्रौद्योगिकी और मत्स्य पालन में सहयोग करना। अब ये आपको पता नहीं रहा होगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको ये पता नहीं होगा कि सहयोग के 7 स्तंभ क्या क्या है इसमें। तो बिम्स्टेक के पुनर्गठन के बाद प्रत्येक सदस्य देश को एक विशिष्ट क्षेत्र का नेतृत्व या लीड सौंपी गई थी, ठीक है। भारत को क्या सौंपी गया था, सुरक्षा सौंपा गया था, आतंकवाद विरोधी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए, बांग्लादेश को व्यापार, निवेश और विकास के लिए, भूटान को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए, म्यांमार को कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए, नेपाल को पीपुल टू पीपुल संपर्क मतलब संस्कृति और पर्यटन के लिए जिम्मा दिया गया था, श्रीलंका को विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए, और थाईलैंड को कनेक्टिविटी संपर्क के लिए पिलर बनाया गया था इनको, ठीक है। तो ये 7 देश है, 7 पिलर हैं इसमें, और 7 देशों के नेतृत्व क्षेत्र भी ये हैं। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वैसे किसी को ये पता नहीं होगा, मतलब किसी को हो भी सकता है ना, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बिम्स्टेक के क्या महत्व है, तो सबसे पहले एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो भारत की, ठीक है। यह भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। सार्क का विकल्प भी है, सार्क में क्या आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है। तो पाकिस्तान के कारण सार्क संगठन निष्क्रिय हो गया है, इसलिए भारत अब बिम्स्टेक पर ध्यान दे रहा है, ठीक है। फिर पूर्वोत्तर भारत का विकास, तो बिम्स्टेक के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं को कनेक्टिविटी म्यांमार और थाईलैंड से बेहतर हो सकती है। फिर समुद्री सुरक्षा क्या है, तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए यह मंच क्या है, महत्वपूर्ण है। तो फिर कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो चैलेंजेस क्या है कि बैठकों की इसमें भी कमी है, सार्क की तरह इसमें भी क्या है, बैठक नियमित नहीं होती हैं, ठीक है। हालांकि इसमें अब सुधार हो रहा है। फिर FTA, अभी तक हमने कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ भारत ने क्या कर दिया, FTA साइन कर दिया है। और इस साल तो भारत ने 3 देशों के साथ FTA साइन कर दिया, पहला है UK, दूसरा है ओमान, और तीसरा है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। फिर FTA में देरी मुक्त व्यापार समझौता अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। फिर रोहिंग्या मुद्दा भी है इसमें, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच रोहिंग्या शरणार्थी संकट आपसी सहयोग में बाधा डालता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपके लिए क्या है, MCQ है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। फिर मैप इन न्यूज़ में देख लेते हैं, आज मैप इन न्यूज़ में देखेंगे आज हम किसको, तो ईरान को देखेंगे, और ईरान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है अब मैप इन न्यूज़ के लिए, ठीक है। ये लगातार पूरे पिछले साल भी ये इंपॉर्टेंट था, और आज इस साल भी क्या है, इंपॉर्टेंट है क्या, ईरान। तो खबरों में क्यों है अभी ईरान, 2 कारणों से, मुख्य रूप से 2 कारणों से वो है क्या खबरों में। पहले भीषण आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ताज़ा खबर क्या है, जनवरी 2026 की शुरुआत में, मतलब कल ही, आज के न्यूज़पेपर में भी था ये, ठीक है। तो मैंने वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं इसमें मैप इन न्यूज़ में ला ही रहा हूँ, तो
वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो 2026 की शुरुआत में ईरान में महंगाई और गिरती मुद्रा को लेकर बड़े पैमाने में विरोध प्रदर्शन हुए थे। जो उनकी मुद्रा है वो क्या है, ईरानी रियाल है, कि कीमत डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से गिर गई है। कारण क्या है कि यह जून 2025 में इसराइल के साथ हुए 12 दिवसीय युद्ध जो हुआ था वहाँ पर के और उसके बाद अमेरिकी द्वारा परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद इसकी आर्थिक तबाही का परिणाम है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया कि जो ईरानी रियाल है वो अपने सबसे निम्नतम स्तर पर पहुँच चुका है अभी तक का, ठीक है। फिर है भू राजनीतिक तनाव क्या है, तो अमेरिका और इजराइल के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव फिर से बढ़ रहा है। नितांज जो इनका क्षेत्र है और जो फोर्डो जैसे परमाणु केंद्र अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, तो जो नितांज है या फोर्डो जैसा जो इनका क्या है न्यूक्लियर वो है, यहाँ पर B-2 बॉम्बर भी आए थे अमेरिका के, वहाँ पर क्या करे थे, बॉम्ब करके गए थे एक बार अभी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सामान्य परिचय में क्या है कि इनकी राजधानी क्या है, तेहरान है। यह एल्ब्रूज पर्वत श्रृंखला की तलहटी पे है, ठीक है। तो जो एल्ब्रूज ये है ना श्रेणी, ठीक है, इसकी तलहटी पे है ये तेहरान, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है, ये तेहरान है, ठीक है। इसकी स्थिति क्या है, पश्चिम एशिया और मध्य पूर्वी एशिया में है। इसकी सीमाएं देखो उत्तर में किससे लगती है, अर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। देखो तुर्कमेनिस्तान हो गया, अजरबैजान और अर्मेनिया यहीं पे है, ठीक है। तो ये ऊपर लगती है। यहाँ कैस्पियन सागर भी है, तो देखो ये कैस्पियन सागर है ऊपर, तो कैस्पियन सागर से भी क्या लगती है, ईरान की बाउंड्री टच होती है। दुनिया की सबसे बड़ी झील भी कौन है, कैस्पियन सी है, ठीक है। फिर पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, नीचे पाकिस्तान से लगता है और ऊपर किससे लगता है, अफगानिस्तान से इनका एरिया लगता है। तो पाकिस्तान के साथ सीमा बलूचिस्तान वाले क्षेत्र से लगती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर पश्चिम में किन दो देशों से ये सीमा बनाता है, तो पहले इराक से बनाता है, फिर तुर्की से बनाता है, ठीक है, टर्की से बनाता है। तो इराक के साथ जागरोस पर्वत सीमा बनाती है। तो जो ये जागरोस माउंटेन है ना, ये देखो पूरा इधर है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये तुर्की से भी और इराक से भी क्या करता है, बॉर्डर बनाता है। फिर दक्षिण में फारस की खाड़ी आपको दिखी रही होगी, ये फारस की खाड़ी है, ठीक है। ये पूरी पर्शियन गल्फ भी है यहाँ पर, ओमान की खाड़ी, तो ये मैंने बताया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जिस दिन मैं ओमान पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर एक ओमान का ही एरिया है, ठीक है, इसको याद रखना है आपने। तो इन दोनों को हारमुज जलडमरू मध्य अलग करता है कि इनको ओमान का एक एरिया है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि यूएई, लेकिन वो यूएई का नहीं है, वो किसका है, ओमान का है, ठीक है। तो इन जो स्ट्रेट ऑफ हारमुज है वो कौन से दो देशों के बीच पे, तो ओमान और ईरान के बीच में है कौन, स्ट्रेट ऑफ हारमुज। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप इनकी थोड़ा जो फिजिकल ज्योग्राफी में जो इनकी पर्वत श्रृंखला इनके बारे में बात करें, तो देखो जागरोस पर्वत श्रेणी, तो जागरोस पर्वत श्रेणी ये है माउंट जागरोस, ठीक है। ये पर्वत श्रेणी है पूरी की पूरी, ये देखो यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पर एल्ब्रूज, तो एल्ब्रूज ये है, ठीक है, एल्ब्रूज ये वाला ये तो पूरा फैला हुआ है, ठीक है। फिर माउंट दमावंद है ये, तो माउंट दमावंद क्या है कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो और माउंट दमावंद का है एल्ब्रूज श्रेणी में ही क्या है, शामिल है। तो माउंट दमावंद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पर ये क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। हाँ, ये जो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है, एक ज्वालामुखी भी है। और ये कैसा ज्वालामुखी है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर यहाँ पर दो डेजर्ट भी हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ रही है, ठीक है, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते भी हैं कई बार कि दस्त-ए-कबीर। तो दस्त-ए-कबीर देखो ये है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा डेजर्ट है, क्या है, दस्त-ए-कबीर। और दस्त-ए-लूत ये भी क्या है, डेजर्ट है। ये तो दो डेजर्ट का ही कई बार पूछे जाते हैं कि ये कौन से दो देशों में है, दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लूत, तो वो कहाँ पर है, वो है ईरान में, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ झीलें भी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट झीलें। उर्मिया झील, अब ये पेपर में आने के चांसेस 200% है इसके। या उत्तर पश्चिम में है, या दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक थी, लेकिन अब ये सूख रही है, तो ठीक है। तो ये है, देखो लेक उर्मिया यहाँ पर है। पूछा जा सकता है कि लेक उर्मिया कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, ईरान में है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। फिर भारत के लिए महत्व क्या है, तो चाबार बंदर का, तो चाबार बंदर का तो आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ पर है कहीं पर चाबार बंदर का, ठीक है। यह ओमान की खाड़ी में स्थित है और भारत इसे विकसित कर रहा है ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान या मध्य एशिया तक ये कहाँ पहुँच सके, ऊपर पहुँच सके। फिर INSTC ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक प्रमुख हिस्सा है जो भारत को रूस और यूरोप से क्या करता है, जोड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।